एक मिनट, अभी लोग जो थोड़े ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि रोजगार से संबंधित है। और आप सबको आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सब। ओके, थैंक यू। किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया है, ये सब मैं आपको आज इसमें बता दूंगी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है ये पहले से चला आ रहा है, 2008 से शुरू किया गया है। और मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको दो योजनाओं को कंबाइन करके, आपने सुनी होगी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आपने सुनी होगी प्रधानमंत्री इसमें दो योजनाएं, सॉरी, रोजगार योजना और एक और योजना थी, उन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको अभी नाम बता देती हूँ। इस योजना को बनाया गया है। तो 2008 से इसको शुरू किया गया था, अभी भी सरकार में इसको चलाया जा रहा है। और ये एक ऐसी योजना है जिसमें दो सेक्टर्स को कवर किया जाता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जिसमें आप उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो चीजें बनाते हैं। और एक है सर्विस सेक्टर, जिसमें आप कुछ भी सेवाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का क्रेडिट दिया जाता है और जो सर्विस सेक्टर है उसमें अप टू 10 लाख का क्रेडिट दिया जाता है। दो रोजगारों को मतलब दो योजनाओं को कंबाइन करके बना था प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि REGP। तो पहले ये दोनों योजनाएं अलग चलती थी, फिर सरकार ने इनको कंबाइन किया और इसको एक योजना में लेकर आए, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को या किस प्रकार के बिजनेस आइडियाज को इसमें क्रेडिट दिया जाता है, जो कोई न्यू सेटअप आप करें। ये नहीं कि कोई एग्जिस्टिंग आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या आप कोई प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं या आप कोई सर्विस यूनिट चला रहे हैं, तो उसको कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। आप पहले प्रपोजल भेजोगे बैंक के माध्यम से और जब वो प्रपोजल पहुंचेगा नया, तभी आपको इस योजना के अंडर फायदा मिलेगा। बहनों, इसका उद्देश्य क्या है कि स्थायी स्वरोजगार यानी कि सेल्फ जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वो यही है PMEGP का शुरुआत की गई थी और ये अभी भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें कौन है जिन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये आप लिख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां यानी SC ST सबसे पहले, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं या मान लीजिए किसी लड़ाई में जैसे होता है कि कोई विकलांग हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो भी इसमें कवर है। शारीरिक रूप से विकलांग, यही जिन वॉर में या कहीं पे ऐसा हुआ। महिलाओं को भी इसमें लिया गया है और क्योंकि हम महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम को पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं को एज में 10 इयर्स यानी कि 10 साल तक की छूट दी जाएगी। और उनकी जो भी एज है, मान लीजिए जैसे मेरी एज अभी 32 है, तो अगर मैं इस योजना में अप्लाई करती हूँ तो 22 के हिसाब से मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ऑब्वियसली योजना मिलेगी, क्योंकि बैंक में खाता होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो वो हमें पता ही है कि 18 वर्ष से ऊपर से होता है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाएं जिन्हें रिलैक्सेशन यानी कि 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। तो बहनों, इसमें किस प्रकार से रहेगा कि अगर आप इस योजना को नीचे लेके जाते हैं तो किस प्रकार से आपको इसको करवाना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टी-शर्ट या शर्ट जो हम पहनते हैं उसका यूनिट में लगाना चाहती हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने तक का लोन था, 25 लाख। तो जब मैं वो यूनिट सेटअप करूंगी तो सबसे पहले मुझे उसमें 10%, मान लीजिए कि मेरी यूनिट की लागत है 40 लाख, कि 40 लाख रुपए में मेरा पूरा सेटअप बनेगा, तो पहले उसका 10% यानी कि तकरीबन 4 लाख के करीब मुझे उसमें खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 15 से 35% सरकार सब्सिडी देगी। सब्सिडी को आपको वापस नहीं करना होता,
ठीक है। और बाकी जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा, देखिए 10% आपने लगाया, 35% सरकार ने दिया, हम ओवर लिमिट लेके चल रहे हैं ऊपर वाली, तो 45% प्रोजेक्ट हमारा फंड हो गया। ठीक है। अब जो रह गया है वो कैसे फंड होगा, तो उसके लिए आपको मिलता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोन। ठीक है। जो आपका बचा हुआ 55% प्रोजेक्ट है, 55% जो रिमेनिंग है, उसके लिए आपको लोन मिलेगा और उस लोन को आपको वापस करना है। यानी कि 5 से 10% लागत मेरी रहेगी, 35% तक सरकार सब्सिडी देगी, वो मुझे वापस नहीं करनी, और बचा हुआ 50% के आसपास मुझे लोन मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है। तो इन 3 स्टेजेस को आप समझें और इसी तरह आगे समझाएं। और उस लोन का वापस करने का टाइम पीरियड भी बहुत ही मतलब जैसे इजी और कंफर्टेबल टाइम पीरियड है, ये नहीं कि आपको 1 साल में वापस करना है। उसके बारे में भी आपको फिर आगे इसमें बताऊंगी। बहनों, इसके बाद इस स्कीम के अंदर ये देखा गया है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज लगेंगे वो क्या है, तो वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो भी पर्सन ये करना चाह रहे हैं, जो भी बहन ये करना चाह रही है, 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। और इंडिविजुअल मतलब कि जो हर अलग एक एक बंदा इसको करता है। ठीक है। ये नहीं कि ग्रुप ऑफ लोग करेंगे तो एक ही बंदे को मिलेगा, ये नहीं कि मेरे साथ 10 लोग चले, मैं कंपनी बना के गई हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल शुड हैव क्लियर्ड द क्लास 8 एग्जामिनेशन, 8वीं पास होने चाहिए। ये योजना पढ़े लिखे जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए है, ना कि उनके लिए जो पढ़े लिखे नहीं है और बेरोजगार है, उनके लिए अलग योजना है। ठीक है। वो भी हम कर चुके हैं, मैं अभी पूछूंगी उनके लिए कौन सी योजना है। और इंडिविजुअल्स जो इसमें करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना है और सर्विस में कितना है। और ये स्कीम आपको तभी मिल सकती है, जैसे मैं एक टी शर्ट का यूनिट लगाना चाहती हूँ तो मुझे इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ तब मिल सकता है जब मैं सरकार से और कोई स्कीम नहीं ले रही। यदि मुझे और कोई मिली हुई है योजना, स्टेप के अंडर मुझे कुछ मिला हुआ है, या मुद्रा लोन मैंने लिया हुआ है, मैंने उसमें किशोर लोन लिया हुआ है, तो मुझे ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो एक्सक्लूसिवली अगर सिर्फ मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है और इसमें कहीं और से फंडिंग नहीं सरकार दे रही है मुझे, केवल तब मुझे इसका लाभ मिलेगा। इसमें कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं वो लिस्ट में आपको बता देती हूँ। इसमें काफी तरीके के लोग हैं जो रजिस्टर कर सकते हैं, आप लिख लीजिए। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर कर सकते हैं जिनको और किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसमें रजिस्टर्ड सोसाइटीज, लेकिन इंडिविजुअल ही रजिस्टर करेगा। ठीक है, पूरा ग्रुप नहीं कर सकता। चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नो इनकम सीलिंग इज एप्लीकेबल, यानी कि इनकम आपकी नहीं देखी जाएगी क्या है क्या नहीं, जो एक 5 से 10% लागत है वो सिर्फ आपको अपने प्रोजेक्ट की लगानी है। और ये सब कर सकते हैं, महिलाओं को छूट मिलती है, यही पॉइंट दोबारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SGH बोलते हैं उसको, रजिस्टर्ड सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बिजनेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और जितनी भी सोसाइटीज 1860 की एक्ट में रजिस्टर्ड है वो सब इसमें रजिस्टर कर सकती हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज हैं जो आप इस स्कीम के अंडर कर सकते हो, जिसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी। फूड प्रोसेसिंग, यानी कि खाने से संबंधित कोई भी काम। हैंडमेड पेपर एंड फाइबर प्रोडक्शन, हैंडमेड पेपर हम सबको पता है बहुत फेमस है हमारे देश में, तो बहुत लार्ज वॉल्यूम में इसका मैन्युफैक्चरिंग चलता है। हैंडमेड पेपर आप सब लोग समझते हैं, या आप गूगल करके देख लीजिएगा, इस क्लास के बाद वीडियो देख लीजिएगा कैसे बनता है, तो वो बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे यूनिट सेटअप होते हैं इसमें। प्रोडक्ट्स आर सोर्स फ्रॉम फॉरेस्ट, मिनरल्स, केमिकल्स, पॉलीमर्स, ये जो साइंस स्ट्रीम जिनकी रही है पहले वो इस बात को बेहतर समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड रूरल इंजीनियरिंग, हमारे देश में आज एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है लोगों का वो रूरल इंजीनियरिंग में है। रूरल इंजीनियरिंग से आप समझें जैसे हमारे जो गांव खेड़े होते हैं, गांव देहात है, वहां पे आप सबने ही देखा होगा, पंजाब में भी कहीं कहीं जगह होता है, दिल्ली में भी होता है कि पानी बारिशों में भर जाता है। अब एक समस्या रहती है कि उस पानी को निकाला कैसे जाए, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्पेशली जो
इंजीनियरिंग, आईटी कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तरीके से, जैसे कभी साइकिल के पंप से, कभी और किसी तरीके के पंप से उस पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है रूरल इंजीनियरिंग का, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर्विस एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सर्विस किसी भी तरीके की सेवा हो सकती है, और टेक्सटाइल जो भी कपड़े से रिलेटेड है। इसमें एक और पार्ट है जो जब हमारा वर्कशॉप हुआ था तो हमें कहा गया था कि वो हम ना बताएं, लेकिन क्योंकि मैंने पूरी स्कीम कवर करी है हमेशा ही और कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसे काम है जिनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंडर आपको कभी भी लोन सरकार से नहीं मिलेगा। तो ये नेगेटिव लिस्ट है, आप सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है कोई आपसे पूछे कि हम तो ये काम करना चाह रहे थे लेकिन सरकार ने लोन नहीं दिया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो एक्टिविटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। मीट एंड स्लॉटर, यानी कि जो भी मांस या नॉन वेज से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसके लिए सरकार कोई लोन नहीं देगी। रेस्टोरेंट्स एंड ढाबास ऑफरिंग लिकर, यानी कि जिन रेस्टोरेंट पे या ढाबों पे शराब की बिक्री होती है उनको कोई लोन नहीं मिलेगा। टोबैको एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, तंबाकू सेवन से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे आप उसका खेत भी लगाना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा, उसमें भी कोई लोन नहीं मिलेगा। सेल्स एंड टैपिंग ऑफ टॉडी, ये भी एक क्या कहते हैं, जैसे अफीम और ये सब होता है, उसी की तरह एक और चीज है। एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कैश फ्रॉड्स। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट मैंने आपको बता दी, 5-6 काम जिसके लिए सरकार लोन और सब्सिडी नहीं देती। अब क्यों नहीं देती उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर सब जानते हैं कि शराब है या नॉनवेज है या तंबाकू है या ऐसे नशीले पदार्थ है, तो डेफिनेटली सरकार कभी भी इन चीजों में प्रोत्साहन नहीं दे सकती, क्योंकि ये हम सबकी जान के लिए ही बहुत खतरनाक है। तो हमारे ही इंटरेस्ट में इन चीजों को रोका गया है। और इसमें भी कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, वो जब आप प्रोजेक्ट अपना सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री के माध्यम से, तो वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक आपको सब्सिडी मिलेगी वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। और उसके अलावा इसमें जो जो इंक्लूडेड है, आप बेनिफिशियरी लिस्ट लिख लो, बेनिफिशियरी लिस्ट लिख लो, यानी कि लाभार्थी कौन कौन है स्कीम के। तो इसमें हमारे SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं उनको मिलेगा ये। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में 15% अर्बन को मिलता है और 25% रूरल को मिलता है, क्योंकि ये रूरल के लिए ही किया गया था, गांव देहात में जो लोग होते हैं उनके लिए ही किया गया था, इसलिए अर्बन का रेशियो इसमें आज भी कम है, आने वाले समय में उसको बढ़ाया जाएगा। और SC ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप यानी कि जो विकलांग हैं, उन सबको 10 साल की एज में छूट मिलेगी और उनको लोन दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसको अब आपके मन में होगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ से एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी औपचारिक कर दी गई थी, मैंडेटरी कर दी गई थी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट और ये सेवाएं नहीं मिल पाती, तो वहां पे इसकी मैनुअल एप्लीकेशन है, और 2016 से इसकी मैनुअल एप्लीकेशन को खोल दिया गया था, पहले ये सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा था। अब इसमें आपको क्या करना है, एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद यूजर आईडी। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी वेबसाइट में आपको बता देती हूँ, PMEGP.gov.in। जब भी आप किसी स्कीम का नाम सुनते हैं तो उसके आगे .gov.in लगाएंगे तो वो ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है मोस्टली, और उसके आगे आप /register लिखेंगे तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्म मिलता है, उसमें एक यूजर आईडी बनाया जाता है और पासवर्ड बनाया जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद हम सबको पता ही है कि क्या रहता है आगे, आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक्ड आपको मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सब। तो ये जो भी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें सरकार की तरफ से कोई लोन मिलना है, तो उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है रजिस्ट्रेशन का वो सेम ही होता है। ठीक है, इसके आगे मैं आपको, इसके आगे बहुत ही स्पेसिफिक इसकी डिटेलिंग है कि कैसे क्या होता है, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। इसमें कुछ ऐसे समझाने जैसा नहीं है, जो भी इसकी वेबसाइट पे जाएंगी बहनें तो वो देख ही लेंगी क्या है, मैं फिर भी रीड आउट कर देती हूँ।
Applicants will be provided with user ID and password at the time of initial registration. यानी कि सबसे पहले जब आप रजिस्टर करेंगे, इनिशियल रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ अपनी शर्ट्स का, मुझे एक यूनिट लगाना है, तो मुझे शुरू में एक पासवर्ड और एक यूजर आईडी मिलेगा वेबसाइट की तरफ से। वो मेरे ईमेल पे आएगा, तो रजिस्टर्ड ईमेल भी मुझे उसमें डालना है, क्योंकि मैंने करा हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड विद एप्लीकेशन आईडी ऑन फाइनल सबमिशन। जब आपकी फॉर्म फाइनली सबमिट होगी तो एक नंबर आपको मिलता है, वो नंबर है जो आप हमेशा पोर्टल में डालेंगे और आपकी सारी डिटेलिंग आ जाएगी। तो दो नंबर है, एक इनिशियल पे मिलेगा जब आप शुरू करेंगे, और एक जब आपका फॉर्म सबमिट होगा फाइनल आईडी एक आपको तब मिलेगा। एप्लीकेंट्स आधार नंबर वुड बी प्रेफर्ड। आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है इस स्कीम के लिए। एंड इन केस एप्लीकेंट्स आर बीइंग फाइल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, द ऑथराइज्ड पर्सन शुड फर्निश हिज आधार नंबर। यदि आप किसी और के माध्यम से रजिस्टर करवा रहे हैं, मान लीजिए किसी बहन को नहीं आता रजिस्टर करना, तो आपका आधार कार्ड नंबर, ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उनके पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए कि किसी वजह से नहीं है, तो पैन कार्ड आपका, या फिर जिसके भी थ्रू आप रजिस्टर करवा रहे हो उसका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। वन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल हैव द प्रोविजन फॉर सेविंग डेटा। ये टेक्निकल है, इसमें कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं है। गाइडलाइंस वहां सबमिट होगी कि नाम क्या डालना है, कंपनी का नाम क्या डालना है, क्या लागत है प्रोजेक्ट की, कहाँ सेटअप करना चाहते हो, वो सब आपसे पूछा जाएगा। आपके साथ कोई ना कोई बैठता है, जैसे आप में से ही कोई बहन करवाएगी तो आप ही इसको गाइड करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ महिलाओं को तो हो सकता है ना समझ में आए। There will be a link in the application form providing for enabling the applicant to prepare his or own project report. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप क्या सेटअप करना चाहते हैं, जैसे मैं एक यूनिट लगाना चाहती हूँ, वहां पे मुझे 4 सिलाई मशीन चाहिए, 4 उस पे लेडीज बैठेंगी, इस तरीके का कपड़ा थान में से आएगा, तो ये सब डिटेलिंग आपको एक पेज पे लिखकर सबमिट करना होता है ऑनलाइन। देयर विल बी अ प्रोविजन टू अपलोड द फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी, इन सबको अपलोड करके आपको डालना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है इसमें, वो अगर आप लिखना चाहें, नहीं तो वीडियो तो मैं यूट्यूब पे डालती ही हूँ, आप सुन सकते हो उसमें से। कास्ट सर्टिफिकेट, जो स्पेशल कैटेगरी उनको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, आप कहाँ रहते हैं वहाँ की जो भी पंचायत या वहाँ का जो भी एसडीएम ऑफिस है, या जो भी वहाँ पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वो आपको वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि कितनी लागत से है, कितने लोग होंगे, कपड़े का काम है तो क्या लगेगा, खाने का काम है तो मेरे इतने कुल्हड़ लगेंगे, एक कढ़ाई लगेगी, 2 कुकर लगेंगे, इस तरीके की डिटेलिंग आपको उसमें देनी पड़ती है। एजुकेशन का आपका सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी कि ये स्कीम सिर्फ पढ़े लिखे जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है 8वीं का, तो ये स्कीम आपके मतलब की नहीं है, ये आपको आगे समझाना। In case of institutions, self-attested copies of the following are required. सेम चीज है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह है। और 48 आवर्स में, यानी कि 48 घंटे में या 2 वर्किंग डेज में आपको रिसीप्ट मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन का, आपके ईमेल पे आ जाएगा। और नोडल ऑफिसर वहां का, जहां से भी आपने भरा है डिस्ट्रिक्ट का, वो आपके पास आएगा स्क्रूटनी के लिए। अब आप पूछेंगे कि ये किस चीज की जांच के लिए आएंगे, तो जब मैं अपनी फॉर्म सबमिट करूंगी तो नोडल ऑफिसर मुझसे आके पूछेगा कि अच्छा आप जो यूनिट कहाँ लगाना चाहते हो, तो मैं अपने बेसमेंट में लगाना चाहती हूँ या मैं छत पे लगाना चाहती हूँ। ये मैं अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ। रूरल एरिया में तो हो सकता है आपके पास स्पेस ही ना हो, जगह ही ना हो, तो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप आसपास जमीन देखेंगे कि यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा एक अपना लगा के यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो ये सब चेक करने के लिए आपके पास एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। इसके आगे की डिटेल्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बतानी, और टेक्निकल है सारा एस्पेक्ट। मैं इसका पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगी, जो पढ़ना चाहे प्लीज गो अहेड एंड रीड इट, आप पढ़ सकते हैं उसको। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बीपीएल कार्ड बहुत जरूरी है अगर आप रूरल एरिया से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएल कार्ड का मतलब है कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये मैं उन महिलाओं के लिए कह रही हूँ जिनके पास आप जाएंगे, तो अगर ऐसा है तो उनको बीपीएल कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट इसमें दिखाना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये बेसिकली ऑफिसर्स की मतलब की बात है, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, ना कि इसलिए कि मुझे बताने में इसमें कोई प्रॉब्लम है।
और स्टेट के डिविजनल डायरेक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, यानी कि जो नोडल ऑफिसर आप लिख लीजिए, नोडल ऑफिसर में ये सब कवर हो जाता है। तो ये है। इसके अलावा आपको मैं एक बार दोबारा से, अगर आप सुनना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो मैं 2 से 3 बार रिपीट कर दूंगी, पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए, एक बार पुनः आप सुन लीजिए, क्योंकि इसको इस फाइल में भी 3 से 4 बार बताया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मैंडेटरी सबसे जरूरी है, और वो आधार कार्ड पे जो मोबाइल होगा वो लिंक्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई सूचना नहीं मिलने वाली। ठीक है। पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि कोई SC ST OBC है तो उनके पास होता है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्टिफिकेट, यानी कि आपको याद है कि हमने महिला सम्मान स्कीम जब पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार सिखाती है, जैसे कि सिलाई का काम और ये सब काम, तो किसी ने अगर ये स्किल डेवलपमेंट भी महिलाओं ने किया हुआ है तो वो उसका भी सर्टिफिकेट ला सकते हैं। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, ये प्रमाणित करने के लिए कि आप सच में एक गांव से या शहरीकृत जगह जो नहीं है वहां से है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल कैटेगरी, ये जो OBC होते हैं उनके लिए है ये इंफॉर्मेशन। तो वो तो आप जब अपने नोडल ऑफिसर के पास जाएंगे तो आपको वैसे ही सब कुछ बता ही देगा। तो फिर भी जिस बहन को इस पे ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं ये PDF शेयर कर दूंगी इसकी अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाला डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगी, नहीं तो अगर हिंदी वाला किसी के पास हो तो वो खुद शेयर कर सकते हैं, मेरे पास इंग्लिश वाला ही है। बाकी इसमें मोर और लेस सब कुछ कवर्ड है जो मैंने आपको बताया है। और हाँ, इसमें 2 बातें बहुत जरूरी जो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपके मन में हो भी ये सवाल कि मैं पूछूंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि अब मुझे एक शर्ट का यूनिट हो गया, अब मुझे एक बेकरी का यूनिट सेटअप करना है, केक्स बना के बेचने हैं मुझे, तो क्या मैं अपने ही नाम से 2 प्रोजेक्ट रजिस्टर करवा सकती हूँ? नहीं, एक बंदा एक ही प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो सब्सिडी पीरियड है, यानी कि जो आपको सरकार पैसे देगी आपके प्रोजेक्ट के जो आपको वापस नहीं करने, उसका लॉक इन पीरियड क्या है? लॉक इन पीरियड आप समझते हैं कि कितने समय तक आप उसको यूज करके अपने प्रोजेक्ट में उसको लगा सकते हो, वो है 3 साल। तो लॉक इन पीरियड फॉर सब्सिडी, नॉट फॉर लोन, लोन के लिए नहीं, सब्सिडी के लिए लॉक इन पीरियड 3 साल है। ठीक है। अब आप एक बार जो भी आपने लिखा है या जहां पे भी सेव करा है कुछ, उसको एक बार पढ़ लो, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ लेना। मैं भी जब तक यही देख रही हूँ कोई पॉइंट मुझसे मिस आउट ना हो।
एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद बिजनेस करते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो अगर किसी ने अगर मुद्रा लोन और इस लोन लेने में, एम्प्लॉयमेंट लोन लेने में, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों का? मतलब मान लो मुद्रा लोन मैंने लेना है, मैं बिजनेस कर रही हूँ कोई, जी, तो और इसके लोन लेने में क्या डिफरेंस है? इसका जवाब मैं ही दूं या आप में से कोई जवाब देना चाहता है इस सवाल का? हाँ, मंजू जी आप दो जवाब, फिर अब मैं देखती हूँ आपने कौन कौन से पॉइंट्स ले लिए हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी रिवीजन है कि आपने कितना सुना है सारी स्कीम्स को। हाँ जी मंजू जी, अनम्यूट करके बताओ कि मैं मुद्रा लोन लूं या मैं ये वाला प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करूं, ये क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? मतलब इसमें 2 पॉइंट आप बता दो, तीसरा चौथा मैं बता दूंगी। जी, अगर इसमें जैसे मेरे को अगर अपना काम जैसे जो चल रहा है उसको भी आगे बढ़ाना है, इसलिए मेरे लिए मुद्रा वाला है। वेरी गुड। और अगर मेरे को कोई काम नया शुरू करना है तो उसके लिए ये लोन भी मेरे लिए सबसे बेटर है, पीएमसीजीपी वाला। बिल्कुल। और दूसरा ये टेस्ट है आप ये है दोनों इंडिविजुअल लोन, ये दोनों नहीं, दोनों इंडिविजुअल नहीं है, केवल आपका ये प्राइम मिनिस्टर दोनों इंडिविजुअल प्रोग्राम वाला इंडिविजुअल है अलका दीदी। दूसरे में आप एज ग्रुप और एनजीओ भी रजिस्टर कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने कम से कम 4-5 बार बोला था, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं एकदम ध्यान में आता। तो अगर आपका एक एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है जैसे मंजू जी ने बताया, तो यू हैव टू गो फॉर दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आपका एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और उसमें आपको मदद चाहिए कि पैसा कम पड़ रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर दी मुद्रा लोन, नंबर 1। नंबर 2, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो रोजगार योजना है, ये केवल उनके लिए है जो पढ़े लिखे हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो तब भी कोई व्यवसाय चला रहे होते हैं, तो उनके लिए मुद्रा लोन है, जिसमें मुद्रा लोन भी उनको एज सच किसी और के नाम पे मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आपको अपने लिए चाहिए तो आपको अपने नाम से ही रजिस्टर करना पड़ेगा। इसलिए आपका 8वीं कक्षा का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है कि आप शिक्षित हैं या नहीं है। सो दिस आर द 2 मेन डिफरेंसेस। इसके अलावा जो 2 डिफरेंसेस और है वो मैं आपको भी बता दूं। इसमें फिर चलो हमारा एक होमवर्क ही हो रहा है जी, और मुद्रा लोन में आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, नहीं, इसमें जरूरी है, जी, इसमें जी, क्योंकि दिस इज फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, that is only for the unemployed or people who are doing self business. ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हमने डिस्कस किया ना आज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है, थैंक यू जी। जी। और इसके अलावा जो इसके 3 पॉइंट्स और है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा दीदी। इसमें जो एक 2 डिफरेंस तो हमने बता दिए कि वो नए के लिए, ये पुराने के लिए है। मुद्रा योजना उनके लिए भी बेहतर है। अच्छा, हाँ, ये आपका ये पॉइंट बड़ा अच्छा आ गया। मुद्रा योजना में हमने 3 तरीके के लोन की बात करी थी, शिशु, किशोर और तरुण। तरुण में सबसे ज्यादा अमाउंट क्या थी? दीदी बताओ, मंजू दीदी बताना जरा क्या थी? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अभी मैं अनम्यूट कर देती हूँ आप सबको, लेकिन जिसका नाम लूंगी प्लीज वो ही बोलना। सब बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर मुझे बस मैं यही करती रह जाऊंगी कि म्यूट करो अनम्यूट करो। हाँ जी, मंजू दीदी बताना कि तरुण में कितना था ओवर लिमिट लोन का? अनम्यूट अनम्यूट। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं बता देती हूँ आपको। एक